हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द राइज ऑफ एम्पायर्स पार्ट 2। तो पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पार्ट 1 आप वहां से देख सकते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप्सुलेट करते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था। तो उसके पार्ट 1 में हमने शुरुआत की थी एक हाइपोथेटिकल स्टोरी के साथ जिसमें दो बच्चे टाइम ट्रेवल करके पाटलिपुत्रा पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज एन एम्पायर की एम्पायर क्या होता है। फिर उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी ट्रिब्यूटरी जिसे वसल भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ एन एम्पायर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ट्रेड रूट्स और गिल्ड्स क्या होते हैं। फिर हमने किया था राइज ऑफ मगधा के बारे में जिसमें हमने नंदा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था जिसका फाउंडर था महापद्मानंदा। और फिर पार्ट 1 के लास्ट में हमने एक फेम्ड संस्कृत ग्रामेरियन के बारे में पढ़ा है जिसका नाम था पन्निनी, जिसने अष्टाध्यायी कंपोज की थी जिसमें संस्कृत ग्रामर के कुछ रूल्स लिखे गए थे। तो इस चैप्टर के पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं अलेक्जेंडर के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कौटिल्य के बारे में और अशोका द ग्रेट के बारे में। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम द अराइवल ऑफ ग्रीस के साथ। ठीक है, तो लिखा है कि जब मगधा में बहुत सारी इवेंट्स हो रहे थे, ठीक है, तो मगधा कहाँ पर है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट लोकेटेड है। तो जब बहुत सारे इवेंट्स मगधा में हो रहे थे तो पूछा कि उसी टाइम नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या हो रहा था। ठीक है, तो आप इस मैप में देखिए तो ये इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर है मगधा और ये है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। तो पूछा जा रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है कि ये एरिया जो है, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, ये एरिया जो है ये छोटे छोटे किंगडम्स का घर है। यहाँ पर छोटे छोटे किंगडम्स हैं अलोंग द एंशियंट ट्रेड रूट जो कि मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन कौन सा है, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर ये है मेडिटेरेनियन वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि उनके बीच में ग्रीक अकाउंट्स के मुताबिक कौन रहा करते थे, पूर्वाज थे जिनका राजा था पोरस। ठीक है, कहाँ पर, इस एरिया में नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर कौन था, पूर्वा डायनेस्टी थी और इसका रूलर कौन था, किंग पोरस। अब फिर यहाँ पर अलेक्जेंडर के बारे में दिया, ये है अलेक्जेंडर की एक पिक्चर, एक इसका आइडल। ठीक है, तो लिखा है कि अलेक्जेंडर कौन था, एक यंग और पावरफुल ग्रीक किंग था। कहाँ का था, ये मैसिडोनिया का था। इसने क्या किया, पर्शियन एम्पायर के अगेंस्ट इसने एक कंपेन लॉन्च किया था। क्यों, क्योंकि पर्शियन एम्पायर जो था वो लगातार ग्रीस पे इन्वेजन कर रहा था जिसमें बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स भी जो थे वो पर्शियन की तरफ से उन्होंने पार्ट लिया था। तो मैसिडोनिया कहाँ पर है, मैसिडोनिया यूरोप में है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कहाँ का था, मैसिडोनिया का था। इसने पर्शियन एम्पायर के अगेंस्ट कंपेन की क्योंकि वो लगातार ग्रीक्स पे इन्वेजन करते जा रहे थे। अलेक्जेंडर ने क्या किया, आखिरकार इसने पर्शियन एम्पायर को कॉन्कर कर लिया और उसके बाद क्या हुआ, जो ग्रीक कल्चर था उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पर स्प्रेड हो गया। ठीक है, फिर लिखा है कि हिज एम्पायर नाउ स्प्रेड ओवर 3 कॉन्टिनेंट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसका जो एम्पायर था अलेक्जेंडर का, ये 3 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो गया। तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से, ये थोड़ा सा पार्ट एशिया का, ये है एशियन कॉन्टिनेंट, और ये थोड़ा सा पार्ट अफ्रीका का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और ये यूरोप। तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स में अलेक्जेंडर का एम्पायर जो था स्प्रेड हो गया। अब हम देखते हैं कि सत्रप्स क्या है। ठीक है, तो सत्रप्स जो है ये गवर्नर्स हैं किस प्रोविंसेस के, पर्शियन और ग्रीक अंपायर के जो प्रोविंसेस हुआ करते थे जिनको अलेक्जेंडर पीछे छोड़ जाता था रूल करने के लिए और अपनी दूर दूर की टेरिटरीज को मैनेज करने के लिए। अलेक्जेंडर क्या करता था, अपने गवर्नर छोड़ जाता था जिन्हें कहते थे सत्रप्स। तो और सत्रप्स के पास कुछ सिग्निफिकेंट पावर हुआ करती थी और फ्रीडम हुआ करती थी। ठीक है, ये महज रूलर ही नहीं हुआ करते थे, इनके पास फ्रीडम थी और कुछ पावर थी। अब पूछा जा रहा है कि कैन यू गेस हाउ इट वाज पॉसिबल फॉर देम टू एक्सरसाइज सच ए पावर। अब है लेट्स एक्सप्लोर। इसमें कहा जा रहा है कि जब बैटल हुई थी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, जो पूर्वा डायनेस्टी का था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो पोरस को पूछा गया कि तुम्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाए। जब पोरस को अलेक्जेंडर ने हरा दिया तो अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा कि तुम्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाए। तो पोरस ने कहा कि एक राजा की तरह मेरे साथ पेश आया जाए। ठीक है, तो तब अलेक्जेंडर ने पोरस को छोड़ दिया और उसने उसके किंगडम को उसको अपना सत्रप्त बना लिया, यानी कि उसने कहा कि तू मेरे बिहाफ पे यहाँ पर रूल करोगे। ठीक है, उसे बना दिया सत्रप्त।
फिर कह रहा है कि अपने टीचर्स की मदद से कुछ और डिटेल्स फाइंड करो जो पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में जो बैटल हुई थी। अब हम देखते हैं बैक इन पर्शिया कि पर्शिया में क्या हुआ था जब अलेक्जेंडर ने पर्शिया पे जीत हासिल कर रही थी, यानी कि पर्शिया क्या है, मॉडर्न डे ईरान। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, अलेक्जेंडर ने को बहुत सारी रेबिलियंस फेस करनी पड़ी थी और बहुत सारी पॉलिटिकल उथल पुथल वहाँ पर फेस करनी पड़ी थी अलेक्जेंडर को। उसके बाद क्या हुआ, अलेक्जेंडर बीमार पड़ गया और बेबीलोन में 32 साल की उम्र में वो मर गया। बेबीलोन क्या है, बेबीलोन है मॉडर्न डे इराक, इसे कहते हैं बेबीलोन, ठीक है। तो 32 साल की उम्र में इराक में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है और उसका जो बहुत बड़ा इमेंस एम्पायर था वो छोटे छोटे जो जनरल्स थे उसके, जिन्हें सत्रप्स कहा गया था, उन्होंने आपस में उसको बांट लिया और अपने किंगडम्स वहाँ पर क्रिएट कर लिए। तो अब इस टाइमलाइन यहाँ पर कुछ दे रखी है अलेक्जेंडर की, तो एक एक करके इन टाइमलाइन को समझते हैं। तो 327 और 325 BCE के बीच में क्या था, अलेक्जेंडर बहुत ईगर था कि वो दुनिया के अंत तक पहुंचेगा, कि पूरी दुनिया उसने जीतनी है। अलेक्जेंडर ने पुश किया अपनी आर्मी को और अपना कैंपेन को वो भारत तक लेकर आया। उसने पोरस को डिफीट किया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में, और वो पंजाब तक पहुंच गया था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उसको फायर से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था लोकल ट्राइब्स और लोकल रूलर से। बहुत सारी उसने पॉपुलेशन को मैसेकर किया, बहुत सारे लोगों को अलेक्जेंडर ने अपनी कैंपेन के दौरान मारा। ग्रीक्स रिकॉर्ड्स मेंशन करते हैं एक कुछ फ्यू बैटल्स में जहां पर वुमेन जो थी वो भी साइड बाय साइड मैन के साथ अलेक्जेंडर के अगेंस्ट लड़ी थी। अलेक्जेंडर खुद भी सीरियसली घायल हो गया था बैटल्स में, ठीक है। उसके सोल्जर्स बहुत थक चुके थे और होम सिक थे, घर की याद आ रही थी सोल्जर्स को, और सोल्जर्स ने आगे रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इंडिया की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। इतने थक चुके थे सोल्जर्स अलेक्जेंडर के कि जब वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पोरस को हराने के बाद उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया कि हम इंडिया में नहीं जाएंगे और हम रिवर गंगा को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अलेक्जेंडर ने उसके बाद और उसकी आर्मी ने रिट्रीट कर दिया वापस पर्शिया में, और जो कोस्टल रूट उन्होंने फॉलो किया वापस जाने में, और जिसके दौरान वहाँ पर ईरान के हाश डेजर्ट से गुजरना पड़ा। और उसका नतीजा क्या हुआ, उसके काफ़ी सारे सोल्जर्स भूख और प्यास और बीमारी से वापसी के दौरान मारे गए। तो अंत में 324 और 323 BCE में अलेक्जेंडर की भी मृत्यु हो जाती है बीमारी से। अब है अलेक्जेंडर के कुछ डायलॉग्स हैं जिम्नोसोफिस्ट के साथ। अब जिम्नोसोफिस्ट क्या होता है, जिम्नोसोफिस्ट होते हैं ग्रीक्स जो थे, वो इंडियन सेंट्स जो साधु और इंडियन ऋषि हुआ करते थे, उन्हें ग्रीक्स अपनी लैंग्वेज में कहते थे जिम्नोसोफोस या फिर नेक्ड फिलोसफर्स। क्यों, क्योंकि बहुत कम कपड़े ये लोग पहनते थे, ठीक है, और जो जाने जाते थे अपनी विजडम के लिए। तो अब अलेक्जेंडर की क्या बातचीत हुई जिम्नोसोफोसिस के साथ वो देखते हैं। अलेक्जेंडर ने चैलेंज किया कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ और कुछ रिडल्स के साथ जिम्नोसोफोस को, यानी कि सेंट्स को, और उनको वार्निंग दी कि जो भी गलत आंसर देगा उसको मार दिया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जिम्नोसोफोस जो थे, जो सेंट्स थे, उन्होंने बहुत कामली और बहुत ही उन्होंने समझदारी के साथ अलेक्जेंडर के क्वेश्चंस के आंसर किए, ठीक है। तो इन द एंड अलेक्जेंडर काफ़ी उनसे इम्प्रेस हुआ और उसने उन सबको छोड़ दिया। फिर कह रहे हैं कि ओवर द सेंचुरीज डिफरेंट वर्जन्स इस कहानी के भी बताए जाते हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एनकाउंटर्स इन द हिस्ट्री। अब एक ग्रीक अकाउंट के मुताबिक कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे थे अलेक्जेंडर ने उन सेंट्स को। तो पहला सवाल इसने पूछा था कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, लाइफ या फिर डेथ। तो एक सेंट ने रिप्लाई किया लाइफ, क्योंकि लाइफ लगातार चलती रहती है जबकि जो डेथ होती है वो नहीं चलती है, ठीक है। लाइफ एंड्योर करती है जबकि डेथ नहीं करती है, एक सेंट ने आंसर किया। उसके बाद अलेक्जेंडर ने पूछा कि हाउ कैन ए मैन बी द मोस्ट लव्ड, कि एक मैन को सबसे ज़्यादा प्यार कैसे किया जा सकता है, यानी कि एक आदमी को उसकी प्रजा कैसे चाहेगी। उसने अपने बिहाफ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो उसको उसने यह भी पूछा कि इफ़ इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड येट डज नॉट इंस्पायर फियर। तो ये रिप्लाई आया कि अगर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है लेकिन वो लोगों में डर पैदा नहीं करेगा अगर, तो ये रिप्लाई उसको मिला, परहैप्स एज ए माइटी हिंट टू द माइटी रूलर। तो ये एज ए हिंट एक सेंट ने अलेक्जेंडर को दिया कि अगर एक आदमी बहुत ज़्यादा ताकतवर है लेकिन वो लोगों में डर नहीं अगर पैदा करे तो उसे लोगों द्वारा प्यार किया जाएगा, यानी कि लोग उसे चाहेंगे, उसे सपोर्ट करेंगे। ग्रीक्स के बाद है द माइटी मोरियस।
अब नॉर्थ वेस्ट की थोड़ी सी जर्नी के बाद हम वापस आ जाते हैं मगधा में, ठीक है। जहाँ पर हम विटनेस करेंगे डिक्लाइन ऑफ नंदा अम्पायर का, जिसका फाउंडर था महापद्मानंदा और जिसका लास्ट रूलर था धनानंद, ठीक है। तो धनानंद वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो इसका डिक्लाइन कैसे होता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो 321 बीसी के अराउंड जब अलेक्जेंडर अपनी आर्मी के साथ वापस चला जाता है भारत छोड़कर, एक नई डायनेस्टी और एक नया एम्पायर एमर्ज होता है इंडिया में, जिसका नाम था द मौर्यन एम्पायर और इसका फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत ही जल्दी जल्दी इसने नंदा एम्पायर की टेरिटरीज को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया और ये एक्सपैंड होता गया, मगधा एम्पायर के बाहर भी एक्सपैंड होता गया। बहुत सारे अकाउंट्स के मुताबिक चंद्रगुप्त जो फाउंडर था मौर्यन डायनेस्टी का, उसने इसको अचीव करने के लिए उसकी हेल्प किसने की थी? उसका एक मेंटर था जिसका नाम था कौटिल्य, जिसकी हमने चैप्टर की शुरुआत में कोट पढ़ी थी, ठीक है। कौटिल्य ने अपनी नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स के साथ गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स के जरिए एक अंपायर उसने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प के साथ खड़ा किया, जो कि भारत की हिस्ट्री में बहुत बड़ा एम्पायर था। अब हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ कौटिल्य की कौटिल्य कौन थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के मुताबिक कौटिल्य, जिसको कभी कभी चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, वो एक टीचर थे, एक अध्यापक थे। कहाँ के थे ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी एक टाइम पे जिसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये कहाँ पर थी? ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी गंधार में, जो कि आज पाकिस्तान में है, ठीक है। तो वहाँ के यूनिवर्सिटी के ये एक अध्यापक थे। तो कहा जाता है कि इनके जो लेजेंडरी टेल है, जो इनकी कहानी है, वो शुरू होती है धनानंदा के दरबार से। धनानंदा जो लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का, उसके दरबार से कौटिल्य की कहानी शुरू होती है, ठीक है। हु एज वी सा हैड बिकम हाईली अनपॉपुलर। धनानंदा बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुका था लोगों के बीच में, जो हमने चैप्टर 1 में देखा था। इस मैप में आप देख सकते हैं ये जो येलो रीजन है ये नंदा एम्पायर की टेरिटरीज है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आधा इंडिया इसने कवर कर रखा था, लेकिन ये इस तरफ नहीं था, ठीक है। ये जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है यहाँ पर इसका एक्सपेंशन नहीं था नंदा डायनेस्टी का। तो चलते हैं नीचे। अब नीचे कंपेयर किया गया नंदा डायनेस्टी के टेरिटरीज को और जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी टेरिटरीज। अब आप देख सकते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य की टेरिटरीज थी ये ऑलमोस्ट इंडिया का पूरा सब कॉन्टिनेंट, साउथ इंडिया को छोड़कर, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट पूरा इसने कैप्चर किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो जब कौटिल्य ने ऑब्जर्व किया कि धनानंद है वो काफ़ी अनपॉपुलर हो चुका लोगों के बीच में, ठीक है, तो कौटिल्य ने एडवाइस किया धनानंदा को कि वो अपने तरीके को चेंज करे या फिर वो अपने एम्पायर को कोलैप्स होता देखे, ठीक है। ये कौटिल्य ने एडवाइस किया नंदा डायनेस्टी के धनानंदा को ये एडवाइस अच्छी नहीं लगी और वो गुस्सा होकर उसने कौटिल्य को इंसल्ट किया और उसे अपने कोर्ट से बाहर फेंक दिया। अब इससे क्या हुआ? कौटिल्य ने एक प्रण लिया कि अब मैं धनानंदा का एंड करूंगा, ठीक है। अब मैं ख़त्म कर दूंगा नंदा डायनेस्टी को। ये कौटिल्य ने प्रण लिया उसके कोर्ट में। अब उसके प्रण के बाद कहानी शुरू होती है राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। तो अभी तक चंद्रगुप्त मौर्य पिक्चर में नहीं है। जब कौटिल्य ने प्रण लिया कि मैं नंदा डायनेस्टी को ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद है राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो कहा गया है कि बहुत सारी स्टोरीज हैं अबाउट द ओरिजिन एंड एडवेंचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत सारी कहानी है, लेकिन उनकी कॉमन थीम क्या है? दैट उसने की ओवरथ्रू कर दिया नंदास को और मगधा एम्पायर पे उसने अपना रूल एस्टेब्लिश किया। और कैपिटल क्या थी चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर की? पाटलिपुत्रा। तो अब क्या रहा है कि क्या आपको याद है कि मगधा के पास बहुत सारी एडवांटेजेस थी क्योंकि उसकी ज्योग्राफी की वजह से, ठीक है, और उसका एक फलता फूलता इकोनॉमिक सिस्टम भी था और फ्लरिशिंग ट्रेड भी था, ठीक है। तो ये हमने पिछले जो चैप्टर था जिसमें हमने महाजनपद पढ़ा था उसमें हमने मगधा के बारे में पढ़ा था कि क्या एडवांटेजेस थी मगधा को। अब इन ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस को कंबाइन किया और जो एडवाइस थी कौटिल्य की, इन दोनों की कम्बिनेशन के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था वो धीरे धीरे एक्सपैंड होना शुरू हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अलेक्जेंडर के सत्रप्स थे, जो उसने अपने गवर्नर्स पीछे छोड़ रखे थे नॉर्थ वेस्ट रीजन में,
उसको भी चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको भी हराया और अपने एम्पायर में जो वो सत्रप्स के रीजन थे, टेरिटरीज थी, उसको भी उसने इंटीग्रेट कर दिया, जो स्ट्रेच होती हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन से दक्कन प्लेट्यू तक। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन है किसका, मौर्यन एम्पायर का, फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स टू द दक्कन प्लेट्यू। तो ग्रीक्स को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे। ठीक है, और कई सारे ग्रीक्स को अपने कोर्ट में भी उसने एज ए डिप्लोमेट उसने वहाँ पर अपॉइंट किया। अब एक एग्जांपल है मेगाथनीस की। ठीक है, जो ग्रीक डिप्लोमेट था जिसको जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में अपॉइंटेड था, ठीक है, बाय द ग्रीक्स। अब मेगाथनीस जो है ये लिखता है अपने ट्रैवल्स जो उसने इंडिया में की अपनी बुक में, इंडिका में। ठीक है, तो मेगाथनीस ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। उसने अपने इंडिया के ट्रैवल उसने लिखे हैं कि उसने इंडिया में क्या क्या देखा। ठीक है, तो ये एक पहला रिटन अकाउंट है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इसके जो एक्सर्प्स हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं और काफ़ी कम हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, और जो मौजूद हैं बाद में जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको कोट किया हुआ। ठीक है, अब कौटिल्य का जो कंसेप्ट था किंगडम का वो क्या है कि किंगडम कैसा होना चाहिए। कौटिल्य का क्लियर विजन था कि किंगडम यानी कि राज्य जो है वो एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, उसको मैनेज किया जाना चाहिए और उसको कंसोलिडेट किया जाना चाहिए, यानी कि उसको एकजुट रखना चाहिए। ये क्लियर उसका विजन था कौटिल्य का। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कौटिल्य की जो फेमस वर्क है अर्थशास्त्र, जिसका मीनिंग है द साइंस ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये है अर्थशास्त्र का मीनिंग। इसने वहाँ पर कुछ रूल्स, कुछ डायरेक्टिव्स वहाँ पर लिखे गए हैं किस एरिया में, जैसे कि डिफेंस के एरिया में लिखे हैं उसने। ठीक है, और उसने उसके बाद लिखे हैं इसमें इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, जस्टिस, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर और लोगों का वेलफेयर कैसा किया जाए इसके रिलेटेड अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है। अब कौटिल्य का एक सप्तंगा है, इसे हम देखते हैं कि ये क्या कहता है, सप्तंगा ऑफ कौटिल्य। ठीक है, तो इसमें कहा गया है सबसे ऊपर है राजा, जिसे बोला गया है स्वामी। ठीक है, उसके बाद राजा के पास क्या है, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, मिनिस्टर्स हैं और अदर ऑफिशियल्स होते हैं जिसे कहा गया है अमात्या। उसके बाद राजा का फोर्टिफाइड टाउन्स और सिटीज़ होते हैं। ठीक है, फोर्टिफाइड मीन्स बड़ी बड़ी दीवारें, मोटी मोटी दीवारें सिटीज़ और पैलेस के अराउंड बनाई जाती हैं, उसे बोला गया है दुर्गा। अमात्या के बाद दुर्गा। उसके बाद है फोर्सेस हैं। ठीक है, और फोर्सेस क्या हैं, जो डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगी, जिन्हें बोला गया है दंडा। ठीक है, उसके बाद है टेरिटरीज हैं स्टेट की या एम्पायर की अलॉन्ग विद द पॉपुलेशन, जिसे बोला गया है जनपदा। उसके बाद ट्रेजरी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी वेल्थ है किंगडम की, उसे बोला गया है कोशा। कोशा के बाद है एलाइस यानी कि मित्र यानी कि फ्रेंड्स। तो ये है कौटिल्य के सप्तंगा, जिसमें है अमात्यास यानी कि काउंसलर्स और मिनिस्टर्स, दुर्गा यानी कि फोर्टिफिकेशन अराउंड टाउन्स, और उसके बाद है फोर्सेस जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगी, जिसे बोला गया है दंडा। उसके बाद है यहाँ पर जनपदा यानी कि टेरिटरीज और पॉपुलेशन अंपायर की। उसके बाद है कोशा यानी कि वेल्थ ऑफ एम्पायर। उसके बाद है अलाइस यानी कि मित्रास। अब कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो सप्तंगा है, ठीक है, सप्तंगा टुगेदर मस्ट क्रिएट एक सेटल्ड वेल प्रोटेक्टेड और प्रॉस्पेरस किंगडम को, ठीक है, जो कि मेंटेन किया जाएगा या तो वॉरफेयर के थ्रू या थ्रू अलायंसेस फॉर पीस, और या फिर दोनों में से किसी भी के भी जरिए। तो ये सप्तंगास का काम है, जो 7 सप्तंगास ऊपर हमने देखे। कौटिल्य ने एम्फेसाइज किया कि लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में उसका इम्पोर्टेंस को उसने एम्फेसाइज किया, और ये उसने नेसेसिटेट किया कि एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अगर होगा तो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होगी। और उसने बहुत सारे डिटेल्ड लॉस भी दिए जो कि डील करेंगे करप्शन के साथ, और कुछ स्पेसिफिक पनिशमेंट भी होगी अगर कोई एक पर्टिकुलर किसी ने कुछ एक्टिविटी की है तो उसके लिए पर्टिकुलर पनिशमेंट भी की जाएगी, और लोगों का वेलबींग कैसे किया जाए ये भी उसने नेसेसिटेट किया। किसने? कौटिल्य ने अपने सप्तंगा में। अब जो कौटिल्य की जो सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस थी वो इन ट्यून विद इंडियन वैल्यूज़ के साथ थी। ठीक है, तो कौटिल्य कहते हैं कि इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि प्रजा, कि राजा की जो प्रजा होगी, ठीक है, उसकी जो खुशी है उसकी खुशी में ही राजा की खुशी है। ठीक है, प्रजा के वेलफेयर में ही राजा का वेलफेयर है। ठीक है,
फिर क्या है कि ही शैल नॉट कंसिडर एज गुड ओनली दैट विच प्लीज हिम बट ट्रीट एज ए बेनिफिशियल टू हिम वट एवर प्लीजेज हिज सब्जेक्ट्स। फिर कहता है कि एक राजा को उसी चीज़ को कंसीडर नहीं करना जो कि उसे प्लीज़ करे और उसके लिए अच्छा हो, लेकिन उसको उस चीज़ को करना है जिससे उसकी प्रजा खुश हो, उसकी प्रजा जो उसकी प्रजा के लिए बेनिफिट है राजा को, वो अच्छे काम करने हैं, ठीक है। फिर कह रहा है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में एक जो पावरफुल राजा होता है उसको पहली प्राथमिकता देनी चाहिए लोगों के इंटरेस्ट को, ना कि अपने इंटरेस्ट को। ये कौटिल्य का कहना, सेंट्रल फिलॉसफी थी। अब कौटिल्य और चंद्रगुप्त की कहानी के बाद है द किंग हु चोज पीस। इसमें हम पढ़ेंगे अशोका के बारे में, ठीक है। तो कहते हैं कि अनदर किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी जिसका नाम था अशोका, ये चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन था, यानी कि उसका पोता था, ठीक है। हु केम टू बी क्रेडिटेड विद मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस अचीवमेंट्स। इसको क्रेडिट किया जाता है, इसने बहुत सारे मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस अचीवमेंट्स इसने हासिल किए थे। किसने? अशोका ने, ठीक है। तो कहता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ हिज रेंज, अशोका के राज्य के शुरुआत में जब अशोका राजा बना तो अशोका बहुत एम्बिशियस था, ठीक है। तो इसने एक वास्ट एम्पायर इनहेरिट किया था अपने फादर से, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इसने एक्सपेंडेड था वहाँ तक, एक्सेप्ट कुछ सदर्न मोस्ट रीजन्स को छोड़ के पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट इसके अंडर था, और उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी मौजूद है, ठीक है। और कुछ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान के पार्ट भी मौर्यन किंगडम में जो अशोका के अंडर आए थे वो भी मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक वन एनकाउंटर वो क्या कहता है, हाउएवर इज सेड टू हैव चेंज द पाथ ऑफ हिज लाइफ। अब अशोका की ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने अशोका की जो ज़िंदगी का जो रास्ता था उसको बदल दिया। तो ये कैसे पता चला हमें? अकॉर्डिंग टू वन ऑफ हिज एडिक्ट्स ही वंस मार्च्ड ऑन कलिंगा। अब एडिक्ट क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। एडिट एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन होती है जो कि अथॉरिटीज़ ऑफ किंग उसको इशू करती है, ठीक है। अब एडिक्ट होते हैं, यहाँ तो रॉक एक किसी चट्टानों पे लिखा जाता है, या प्लेट्स होती हैं कॉपर की या आयरन की, उसके ऊपर कुछ एनग्रेविंग राजा करवा देता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एडिक्ट्स। तो ये हम आगे देखेंगे। तो एक फेमस एडिक्ट है अशोका का, उसमें हम उस एडिक्ट से हमें ये पता चला कि एक बार अशोका अपनी आर्मी को लेकर गया कलिंगा। मॉडर्न डे कलिंगा क्या है? ओडिशा है। वहाँ पर उसने बहुत भयानक लड़ाई लड़ी कलिंगा के रूलर्स के साथ, और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत डिस्ट्रक्शन हुई बैटलफील्ड में। उसके बाद उस बैटलफील्ड को देख के, उस डिस्ट्रक्शन को देखकर अशोका का माइंड चेंज हो गया। अशोका ने क्या किया? वायलेंस को छोड़ दिया, और जहाँ तक पॉसिबल हो सके उसने पीस का रास्ता चुना और नॉन वायलेंस का रास्ता चुना, जो कि बुद्धा ने सिखाया था, ठीक है। तो ये कैसे पता चला हमें? ये हमें पता चला है फ्रॉम वन ऑफ द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अब अशोका ने जो बुद्धिस्ट की टीचिंग्स थी उसको अपनाया, और बहुत सारे एमिसरीज को उसने भेजा श्रीलंका में, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया और उसके बाहर भी भेजा। क्यों भेजा? टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धा फार एंड वाइड, कि बुद्धा के जो पीस के मैसेजेस थे उसको स्प्रेड करने के लिए उसने एमिसरीज भेजे श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया और उसके बाहर भी। अब एमिसरीज क्या है? एमिसरीज हैं समवन सेंट ऑन ए स्पेशल मिशन ऑफन ऑफ ए डिप्लोमेटिक नेचर, कि किसी राजा अगर किसी को भेजता है स्पेशल मिशन पे जो कि डिप्लोमेटिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि अशोका ने अपने एक बेटे को भी इस मिशन पे भेजा था, ठीक है। तो हिस्टोरियंस कई बार अशोका को ग्रेट कम्युनिकेटर भी बोलते हैं, कि वो बहुत अच्छे लोगों से कम्युनिकेट करता था। किस तरीके से? क्योंकि उसने बहुत सारे अपने एम्पायर के हिस्सों में बहुत जगह पर उसने एडिक्ट्स को गड़वा रखा था। एडिक्ट्स यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा कि राजा के द्वारा भेजा गया संदेश, जो अथॉरिटीज़ फैलाती हैं राजा का संदेश, ठीक है। अब ये संदेश इसने अशोका ने कैसे करवाए? इसने चट्टानों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर अपने मैसेजेस को एनग्रेव करवाया, और पूरे राज्य में वो पिलर्स इसने जगह जगह पर इसने जाके गड़वा दिए, रास्तों में गड़वा दिए, पहाड़ों पर गड़वा दिए, मंदिरों में गड़वा दिए इसने, ठीक है। और जो पत्थर थे जो ऑलरेडी फिक्स होते हैं कहीं कहीं पर पहाड़ों पे, वहाँ पर भी इसने अपने मैसेजेस को एनग्रेव करवाया, जिसमें ज़्यादातर क्या थी? बुद्धा के उसमें वहाँ पर टीचिंग्स थी, ठीक है। तो कहा जाता मोस्ट जो इसके एडिक्ट्स हैं ये कहाँ किस लैंग्वेज में है? ये हैं प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है। उस टाइम पे जब अशोका था प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती थी लोगों के द्वारा, ठीक है।
और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी इंडिया में, ठीक है। और ये इसकी स्क्रिप्ट क्या थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इस लैंग्वेज को लिखा जाता था। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या बोलते हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जी मदर ऑफ ऑल रीजनल स्क्रिप्ट्स इन इंडिया। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जो हम हिंदी जो बोलते हैं इसे लिखा जाता है देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो अब इस मैप को देखते हैं। इस मैप में दे रखा यहाँ पर है मेजर रॉक एडिक्ट्स। ये जो रेड कलर में सर्कल्स हैं ये मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है। और उसके नीचे जो ट्राइंगल शेप में है ये है माइनर रॉक एडिक्ट्स। और ये जो ऑरेंज कलर में है ये हैं इसके पिलर्स। मेजर रॉक एडिक्ट्स कहाँ पर है, अशोका के कंधार में जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। ये भी पाकिस्तान में ग्रिनार जो गुजरात में है, धौली, कलसी। तो यहाँ पर अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है। अब अशोका के एडिक्ट्स में अशोका ने खुद को क्या कहा, खुद को उसने कहा देवा नामा पिया पिया दासी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, ठीक है। द सेकंड, तो जो दूसरा वर्ड है पियादासी इसका मीनिंग है वन हु रिगार्ड्स अदर्स विद काइंडनेस। तो अशोका ने खुद को क्या कहा अपने एडिक्ट्स में, देवा नामा पिया पियादासी। देवा नामा पिया का मतलब है बिलव्ड ऑफ द गॉड्स और पियादासी का मतलब है द वन हु रिगार्ड्स अदर्स विद काइंडनेस, ठीक है। एंड इंडीड जो लैंग्वेज ऑफ द एडिक्ट जो वो बिल्कुल साफ साफ ये बताती है कि ही वॉज इंटरेस्टेड इन डिपिक्टिंग हिमसेल्फ एज बिनोवलेंट एंड कंपैशनेट रूलर, यानी कि फ्रेंडली एंड काइंड रूलर। तो कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो कहता है कि ऑल दो सम सदर्न किंगडम्स वर नॉट पार्ट ऑफ मौर्यन किंगडम। हमने जैसे मैप में देखा कि कुछ सदर्न किंगडम्स थे जो थे वो मौर्यन एम्पायर का पार्ट नहीं थे। अशोका सपोर्टेड देयर ओवरऑल वेलबींग। अशोका ने उनकी भी ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट किया। ही क्लेम्ड, उस ये क्लेम करता है अशोका कि उसने मेडिकल केयर उन किंगडम्स के लोगों को दिया और एनिमल्स को भी दिया, इवन बियॉन्ड हिज एम्पायर, कि अपने एम्पायर के बियॉन्ड भी जो लोग थे दूसरे एम्पायर्स के, दूसरे छोटे छोटे किंगडम्स के, वहाँ के लोगों को, जानवरों को भी मेडिकल केयर प्रोवाइड कराई उसने। उसने हंटिंग को प्रोहिबिट करवाया और जो क्रुएल्टी की जाती थी, जानवरों को मारा जाता था, उसको भी इसने प्रोहिबिट करवाया। और उसने एक मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑर्डर किया लोगों के लिए और जानवरों के लिए जहाँ पर नेसेसरी हो सकता है। फिर अशोका कहता है कि उसने लोगों के लिए रेस्ट करने के लिए घर भी बनवाए और उसने कुएं भी बनवाए रेगुलर इंटरवल्स पे। और जो रोड्स थे उसके अलॉन्ग साइड अपने एम्पायर में उसने फ्रूट और शेड और छायादार उसने पेड़ भी लगवाए। अब अशोका ये भी क्लेम करता है कि टू एनकरेज ऑल सेक्ट्स, की सब धर्मों को एनकरेज करने के लिए, ठीक है, टू एक्सेप्ट ईच अदर्स बेस्ट टीचिंग्स एंड स्टडी, यानी कि सभी धर्मों को, सभी सेक्ट्स को उसने एनकरेज किया ताकि एक दूसरे की टीचिंग्स को वो पढ़ सकें और एक्सेप्ट करें एक दूसरे को, एक दूसरी सेक्ट्स को, ठीक है। फिर कहते हैं कि ऑल दो वी नीड नॉट टू टेक ऑल ऑफ अशोकास क्लेम्स लिटरली, कि हमें सारे इसके क्लेम्स जो हैं वो नहीं लेने हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इट इज़ क्लियर दैट इन लाइन विद कोटलेस फिलोसफी ऑफ गवर्नेंस, की जो कोटल्या की फिलोसफी और गवर्नेंस, फिलोसफी ऑफ गवर्नेंस थी कोटल्या की जो अपने सप्तंगास में लिखी थी, उसके अकॉर्डिंग ही उसने जो थे अपने जो प्रजा थी उसको उसने अटेंशन दिया और एफर्ट्स किया कि वो लोगों तक पहुँचे। अब यहाँ पर है धर्मा, ठीक है। तो कहता है कि यू रेड अबाउट द वर्ड धर्मा। अब धर्मा को प्राकृत में कहा गया है धम्मा, ठीक है। तो कह रहा है कि आपने 6th क्लास में इस वर्ड को आप अवेयर होंगे इससे, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन सिंपल टर्म्स ऑफ धर्मा क्या है कि धर्मा मीन्स मॉरल लॉ, मॉरल मीन्स कि बुरे और अच्छा की जानकारी होना, ठीक है। और समवंस रिलीजियस और एथिकल ड्यूटीज टूवर्ड्स फैमिली, कम्युनिटी और ए कंट्री। तो ये है धर्मा, ठीक है। तो कहते हैं कि एट ए डीपर लेवल, की गहरे अगर लेवल पे जाएं, हाउवर धर्मा जो है वो एक्सटेंड्स टू लिव, द धर्मा एक्सटेंड्स टू लिविंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स और रितम। तो धर्मा जो है ये जो है इसका, कि धर्मा जो है इसका मीनिंग है जीना, ठीक है। जीना कैसे, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स और रितम। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जीने में क्या क्या इंक्लूड है कि अपनी ड्यूटी अच्छे से करो, ठीक है। जो रूल्स है सही क्या है उसको फॉलो करो और लाइफ को जो है वो हारमोनी में जियो विद द कॉस्मिक ऑर्डर, ठीक है। तो क्या धर्मा इज देयर फॉर, ड्यूटी है, लॉ है, ट्रूथ है और ऑर्डर एंड एथिक्स है, ऑल ऑफ इट टुगेदर, इन सबको मिला के क्या बनता है धर्मा, ठीक है।
यानी कि धर्मा इज ए वे ऑफ लाइफ इन शॉर्ट। अब अशोका ने कुछ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दी थी अपने ऑफिशियल्स के कंडक्ट पे, और उसने कुछ तरीके मेंशन किए थे जिससे वो प्रैक्टिस करके कि वो फेयर रहें, ठीक है। कुछ अपने एडिक्ट्स में उसने कुछ तरीके दिए थे अपने ऑफिशियल्स को कि वो किस तरीके से अपनी ड्यूटी अच्छे से करें और फेयर रहें, ठीक है। तो ये कुछ उसने मैसेज दिया था अपने एडिक्ट्स में, तो इसको हम बाद में देखेंगे। चलते हैं आगे। अब है कि अशोका के बाद मौर्यन अंपायर जो था वो कुछ आधी सेंचुरी तक ही चला, आधी सेंचुरी यानी कि 50 साल तक ही टिक पाया आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। उसके जो सक्सेसर थे अशोका के, वो अपने किंगडम को एक साथ रखने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसका जो राज्य था वो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स में बदल गया और वो इंडिपेंडेंट उन्होंने खुद को घोषित कर दिया। फिर कह रहे कि 185 बीसी के अराउंड इंडिया स्टार्टेड एंड अनदर फेज ऑफ हर जर्नी, ठीक है। इंडिया का एक और फेज स्टार्ट हो गया आफ्टर द मौर्यन एम्पायर। तो फिर कहता है कि भविष्य और ध्रुवा इस जर्नी में हमें ज्वाइन करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में। अब है लाइफ इन मौर्यन पीरियड, कि मौर्यन पीरियड के दौरान लाइफ कैसी थी, चलिए देखते हैं। कहता है कि सिटीज लाइक पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा जो थी राजधानी थी मौर्यन एम्पायर की, बट बसलिंग सेंटर्स ऑफ गवर्नेंस एंड कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड जो था और गवर्नेंस था ये बसलिंग था, यानी कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फला फूला। यहाँ पर पैलेसेस थे, महल थे, पब्लिक बिल्डिंग्स थी यानी कि ऑफिस थे गवर्नमेंट के, और वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स थी, सड़कें भी वेल प्लान्ड थी, ठीक है। कहाँ पर, पाटलिपुत्रा में। और वेल ऑर्गेनाइज्ड टैक्स सिस्टम था, ब्रिस्क ट्रेड था यानी कि बहुत जल्दी से ट्रेड जो था, चीज़ों की खरीद और बिक्री बहुत जल्दी हो जाती थी। और जो ट्रेजरी थी, जो खजाना होता था, वो हमेशा भरा रहता था पाटलिपुत्रा का, जिसको जो कि अंपायर की ग्रोथ को और प्रॉस्पेरिटी को फ्यूल कर दो। भाई ऑब्वियसली अगर किसी अंपायर के पास खजाना भरा हुआ तो वो फुलफिल करेगा, वो अंपायर ग्रो करेगा और प्रॉस्पर करेगा, ठीक है। फिर कह रही ऑफिशियल्स जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के, जो अंपायर के ऑफिशियल्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, और जो मर्चेंट्स थे, आर्टिजन थे, इन्होंने जो था की रोल प्ले किया है सिटी की लाइफ में। अब कह रहा है डोंट मिस आउट। तो कहता है कि जो सोहागुड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, सोहागुड़ा कहाँ पर है, ये यूपी में, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉपर प्लेट की इंस्क्रिप्शन है, ये कॉपर प्लेट है, इसकी इंस्क्रिप्शन कुछ एनग्रेविंग्स यहाँ पर करवाई गई हैं, क्या है इस पर देखते हैं। तो ये 4th to 3rd सेंचुरी बीसी पुरानी है। तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो इंडिया के मिले हैं एंशियंट टाइम्स के इंडिया में। तो ये कहाँ पर डिस्कवर किए गए हैं, सोहागुड़ा उत्तर प्रदेश में। अब इसमें प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। ये लैंग्वेज है प्राकृत और ये स्क्रिप्ट है कौन सी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक है। और ऐसा माना गया है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये जो था इंस्क्रिप्शन ये इशू किया गया था। अब इस पे क्या मेंशन किया गया इंस्क्रिप्शन पे, इस पे लिखा गया है कि वहाँ पर ग्रेनरीज की इस्टेब्लिशमेंट करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने रूल के टाइम, ताकि ग्रेन्स को स्टोर किया जा सके, ठीक है। क्यों ग्रेन्स को स्टोर किया जा सके, कभी अकाल पड़ गया, फैमाइन आ गया, ठीक है, उस दौरान लोगों को जो था वो प्रॉपर फूड सिक्योरिटी लोगों के पास रहे, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रेनरीज की इस्टेब्लिशमेंट करवाई थी। तो ये कहाँ से पता चला, सोहागुड़ा इंस्क्रिप्शन से। अब मेगाथनीस के अकाउंट, मेगाथनीस ने क्या लिखा था, इसने लिखी थी बुक इंडिका, इसमें जिसने इसने अपनी इस बुक में जो इंडिया के अकाउंट्स थे इसने लिखे थे, ठीक है, जब ये इंडिया में रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये कुछ रोशनी डालता है लोगों की सोसाइटी किस तरीके थी उस टाइम पे, ठीक है, सोसाइटी कैसी थी। तो कह रहे कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी उस टाइम पे वो एग्रीकल्चर में एंगेज थी, जो कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू था एम्पायर के लिए, ठीक है। अब एक साल में 2 क्रॉप्स सो की जाती थी, 2 क्रॉप्स बोई जाती थी इन ए ईयर। तो एज रेन फेल इन बोथ समर एंड विंटर, बोथ समर्स में और विंटर्स में भी बारिश होती थी, तो 2 क्रॉप्स साल में उगाई जाती थी। दिस एंश्योर्ड दैट फेमाइंस वर रेयर, तो ये एंश्योर करता था कि फेमाइंस बहुत कम होंगे और लोगों के पास बहुत सारा खाना मौजूद रहेगा। ग्रेनरीज वर वेल स्टॉक्ड, ग्रेनरीज भी जो था काफ़ी भरपूर मात्रा में स्टॉक हुआ करता था ग्रेनरीज में। किसी भी इवेंचुअलीज यानी कि कोई भी घटना अगर घटित होती है फॉरेन में इन फ्यूचर, तो उससे मुकाबला करने के लिए ग्रेनरीज जो थी वो भरी रहती थी। फिर कह रहे कि इवन अगर लड़ाई भी, अगर कहीं वॉर भी हो जाती थी, ठीक है, तो भी फार्मर्स जो थे वो प्रोटेक्ट रहते थे, फार्मर्स और जो एग्रीकल्चर था वो डिस्टर्ब नहीं होता था वॉर के टाइम पे, ठीक है। ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स,
कारपेंटर्स, ज्वेलर्स एंड अदर आर्टिजन्स लिव्ड इन द सिटीज़। तो ये सब आर्टिजन्स शहर में रहते थे। शहर हमने जैसे देखा पाटलिपुत्रा, वहाँ पर ये सारे लोग रहा करते थे। सिटी जो थी वेल प्लान्ड थी और सीनेज और हर स्ट्रीट पे साइनेज हुआ करते थे, ठीक है। जैसे आज भी हम देखते हैं हमारी भी स्ट्रीट्स पे साइन हुआ करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी साइन हुआ करते थे कि कौन सी गली किस रास्ते को जा रही है, किस शहर से किस शहर को कौन सा स्ट्रीट जा रहा है। अब जो कम्युनिकेशन होता है, जो दूर संचार हुआ करता था, कोरियर्स के थ्रू हुआ करता था। उस टाइम भी कोरियर्स हुआ करते थे जो कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। और जो लोगों के घर थे वो लकड़ियों के बने होते थे और कुछ कुछ घर तो दो दो मंजिला ऊंचे भी हुआ करते थे। स्ट्रीट्स हैड वेसल्स ऑफ वाटर स्टोर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इन केस ऑफ फायर। तो स्ट्रीट्स जो होती थी वहाँ पर एक वेसल्स हुआ करती थी जिसमें पानी भरा रहता था हर वक्त, ताकि अगर आग लगती है, क्योंकि लोगों के घर तो लकड़ियों के थे, दुकानें लकड़ियों की थी, अगर आग लगती है तो पानी वहाँ पर मौजूद रहे। तो ये किसने लिखा ये सब लिखा मैगस्थनीस ने अपनी बुक इंडिका में, ठीक है। अब लेटर अकाउंट क्या बताते हैं कि लोग क्या पहना करते थे। लोग कॉटन के ड्रेस पहना करते थे, ठीक है। एक लोअर गारमेंट होता था दैट रीच बिलो द नी से थोड़ा नीचे, घुटनों के नीचे तक जाता था, हाफ वे डाउन टू द एंकल्स, ठीक है। तो ये लोअर गारमेंट था और अपर गारमेंट को ऊपर ऐसे ही ओढ़ लिया जाता था शोल्डर्स के ऊपर। तो कुछ कुछ लेदर के शू पहना करते थे उस जिस पे डिज़ाइन हुआ करते थे, मोटे मोटे सोल हुआ करते थे कि जिनसे लोग जो थे थोड़े लंबे दिखे। तो ये कुछ था लाइफ ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। अब हम देखते हैं फिगर 5.20 क्या कहती है। ये है फिगर 5.20, ये हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है। तो फिगर 5.20 बहुत सारे मैसेज दे रही है हमें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटी एंड परफेक्शन ऑफ द स्कल्पचर। तो ये स्कल्पचर देखने में सुंदर भी है और बिल्कुल परफेक्टली भी बना गया है। तो ये क्या मैसेज दे रही है हमें, ठीक है। तो ये एक मोरियन आर्ट है, मोरियन टाइम के दौरान पे इसको बनाया गया था। तो दिस कैपिटल, ये है इसका पूरे का मीनिंग है कैपिटल, ठीक है। ए वर्ड विच हेयर मीन्स टॉप पोर्शन, ये टॉप पोर्शन है, ये है कैपिटल, ठीक है। तो ये है अशोका का पिलर, ये नीचे पिलर का हिस्सा है, इसके ऊपर इसको रखा गया है। ये हमें मिला था, ठीक है, अशोका के टाइम का ये। तो अशोका ने इसको इरेक्ट करवाया था, यानी कि इसको अशोका ने खड़ा करवाया था कहाँ पर, सारनाथ नियर वाराणसी, वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट टीचिंग, ठीक है। सारनाथ कहाँ पर है, वाराणसी, और ये कहाँ पर है, यूपी में। वहाँ पर बुद्धा ने अपनी फर्स्ट टीचिंग दी थी, वहाँ पर अशोका ने इसको एनग्रेव करवाया। और जो ऊपर वाला हिस्सा ये क्या दिखाता है, ये 4 लाइन्स है, सिम्बोलाइज द रॉयल पावर। ये 1 2 3 और चौथा लाइन यहाँ पर पीछे, ये क्या सिम्बोलाइज करता है, रॉयल पावर सिम्बोलाइज करते हैं 4 लायंस, ठीक है। और नीचे एक रिंग बना है, ये जो आज हमारे इंडियन फ्लैग में अशोका चक्कर बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये रिंग है और रिंग के बिलो नीचे 4 पावरफुल जानवर हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एलिफेंट है, बुल, हॉर्स और एक और यहाँ पर शेर है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिफेंट है, यहाँ पर बुल है, इसके पीछे 2 जानवर और हैं, कौन कौन से हैं वो, एक और शेर और एक घोड़ा, ठीक है। तो अलॉन्ग विद द धर्म चक्रा और व्हील ऑफ धर्मा विच सिम्बोलाइज द बुद्धास टीचिंग, ये है धर्म चक्रा और व्हील ऑफ धर्मा जो सिम्बोलाइज करता है बुद्धा की टीचिंग। तो ये जो फिगर है ये हमें ये मैसेज दे रही है, ये ऊपर वाले 4 लाइंस क्या मैसेज दे रहे हैं, रॉयल पावर, और नीचे ये चक्रा क्या मैसेज दे रहा है, ये है बुद्धा का धर्म चक्रा, ठीक है, जो बुद्धा की टीचिंग को डिपिक्ट करता है। अब चलते हैं नीचे। अब कुछ कंट्रीब्यूशन है मौर्यास के, क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो देखते हैं। तो ये एक टेराकोटा फिगरीन है, टेराकोटा यानी कि मिट्टी की बनी हुई फिगर है। वो ये फिगर क्या है, एक डांसिंग गर्ल की फिगर है जिसका बहुत अच्छा हेयर स्टाइल और ज्वेलरी इसने पहन रखी है, ठीक है। और ये दूसरी एक और टेराकोटा फिगरीन है किसी के मेल डाइटी की जिसकी पूजा किया करते थे, मेल डाइटी। और उसके बाद फीमेल डाइटिस की भी हैं जिन्होंने एक फ्लाइंग विस्क हाथ में ये पकड़ रखा है। दीज आर द पिक्चर ऑफ फीमेल डाइटिस, ये है फ्लाइंग विस्क। और ये कुछ 7 मदर गॉडेस का एक और टेराकोटा फिगर है, ये सब मिले हैं हमें, ठीक है। तो ये एक हेड ऑफ टेराकोटा किसका, ये एक हॉर्स है, ठीक है। तो कह रहा है नोटिस द इलाबोरेट डिज़ाइन ऑफ द ब्रीडल, तो डिज़ाइन देखिए, ये जो ब्रीडल है इसका डिज़ाइन ये हॉर्स के फेस के ऊपर है, ठीक है। तो अब है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था वो देखते हैं। तो ये एक स्तूपा का पिक्चर है, ठीक है।
अब स्तूपा क्या देखते हैं, तो कह रहा वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स, कि इंडिया का सबसे पुराना पत्थर का बना हुआ स्ट्रक्चर ये है द ग्रेट स्तूपा एट सांची। तो सांची कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अब क्या है कि नोट करो कि जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो बना था ईंटों का और बाद में लेटर इसको बनवाया गया पत्थरों के साथ, ठीक है। अशोका इज सेड टू हैव कंस्ट्रक्टेड मैनी सच स्तूपास, अशोका ने स्तूपास बनवाए, चैत्यास और विहारास बनवाए, किसके लिए बनवाए, वर्शिप, स्टडी और मेडिटेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर आर्किटेक्चर है इनका, ये एक एलिफेंट का फेस, ये रॉक कट एलिफेंट का फेस है, ये चट्टान को काट काट कर यहाँ पर एलिफेंट का फेस यहाँ पर बनवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दिस इमेज मे बी फैमिलियर टू सम ऑफ यू, इंडीड दिस कैपिटल वाज चूजन एज इंडियाज नेशनल एम्बलम। तो ये जो कैपिटल है ये हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है। तो इसमें हमने संस्कृत में एक मोटो दिया गया, क्या दिया गया, सत्यमेवा जयते, जिसका मीनिंग होता है ट्रूथ अलोन ट्रियम्स, यानी कि सच्चाई हमेशा जीतती है, ठीक है। फिर कह रहा है बिसाइड्स, उसके अलावा जो धर्मा चक्रा डिपिक्टेड है सेंटर में, ये है जो धर्मा चक्रा, ये सेंटर में डिपिक्टेड है, ये हमारे नेशनल फ्लैग में भी है, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा। फिर कह रहा था मोटो कम्स फ्रॉम द मुंडुका उपनिषद इन फुल, कि मुंडुका उपनिषद से पूरा का पूरा एक मोटो लिया गया, वो जो कहता है सत्यमेवा जयते नानृतम, ठीक है। तो ऊपर हमने अभी थोड़ा ही पढ़ा था सत्यमेवा जयते, तो ये पूरा जो है फुल मोटो क्या है, सत्यमेवा जयते नानृतम, जिसका मीनिंग है ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स नॉट फॉल्सहुड, कि सच्चाई हमेशा जीती है जबकि झूठ नहीं जीतता कभी भी। तो यहाँ पर नीचे कुछ कॉइन्स दे रखे हैं मौर्यन अंपायर के, ठीक है, पंच मार्क कॉइन्स है। तो ये वाला जो है ये होड है, यानी कि ये कुछ कॉइन्स इकट्ठे किए गए हैं, ठीक है। और ये दूसरी जो फिगर्स हैं ये वाली, ये पंचमार्ट कॉइन्स हैं अशोका के। फिर कह रहा है डोंट मिस आउट, कह रहा है द बिग राउंड हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स इन द सेंटर ऑफ द स्तूपा इज कॉल्ड द अंदा। तो ऊपर स्तूपा में आपको दिखाता मैं, ये जो सेंटर में ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला इतना सा, इसे कहते हैं अंदा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। तो अंधा रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को, ठीक है, एंड इज ऑफन बिल्ड टू हाउस सेक्रेड रेलिक्स। तो यहाँ पर बुद्धा के सेक्रेड रेलिक्स रखे गए हैं, ठीक है, स्तूपा के अंदर, ठीक है। फिर कह रहा है पीपल वॉक अराउंड इट इन ए सर्कल एज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप, प्रदक्षिणा, ठीक है। तो लोग इसके अराउंड चलते हैं, प्रदक्षिणा लेते हैं लोग, तो किसके अराउंड, ये चलने की जगह बनाई यहाँ पर, इसके अराउंड लोग चलते हैं, जिसे कहते हैं प्रदक्षिणा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब है लास्ट टॉपिक द फ्रजाइल नेचर ऑफ एम्पायर्स, की एम्पायर्स कितने नाजुक हैं, उनकी नेचर कितनी नाजुक है, ठीक है। फिर कह रहे यू विल हियर इन हायर ग्रेड्स, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे अबाउट पास्ट माइटी एम्पायर्स, की बड़े बड़े जो पावरफुल एम्पायर्स हैं उनके बारे में दुनिया में, जैसे कि रोमन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर, स्पेनिश, रशियन, ब्रिटिश एम्पायर और बहुत सारे। फिर कह रहा है ऑल ऑफ देम आर लॉन्ग गॉन, ये अब जा चुके हैं, अब ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस अभी भी इनके जो डिक्लाइन का रीज़न था उसके ऊपर अभी भी हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है अब एक कॉज क्या है, एज वी सा, कि एक कॉज एम्पायर्स के डिक्लाइन होने का ये हो सकता है कि उनकी टेम्पटेशन, ठीक है, कुछ एम्पायर्स की टेम्पटेशन क्या होती है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, कि कुछ जो एम्पायर के अंडर रीजन्स होते हैं उनकी डिज़ायर रहती है कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए, कि एम्पायर से वो अलग हो जाए। अब ये कैसे हो सकता है, दिस कुड हैपन, फॉर एग्जांपल अगर एम्परर को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए और बड़ी आर्मी चाहिए मिलिट्री कैंपेन्स के लिए या फिर ड्रॉट के टाइम पे, तो लोकल रूलर जो होते हैं उनके ऊपर बर्डन आ जाता है, उनके ऊपर डिमांड जो है राजा की बढ़ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिब्यूट हमें पे करो, क्योंकि भाई हमें ज़्यादा आर्मी चाहिए, ड्रॉट्स पड़ गए हैं। तो वो छोटे रूलर जो होंगे वो राजा उन्हीं को इंस्ट्रक्शंस देगा, जिससे क्या होगा, छोटे रूलर्स नाराज़ हो जाएंगे और वो उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। पहला कारण तो ये है। और दूसरा, अगर कोई पावरफुल एम्परर उसको फॉलो करते हैं, उसकी मृत्यु के बाद जो उसके बाद रूलर्स आते हैं वो वीक हैं, अगर वो वीक हैं तो भी क्या होगा, तो जो लोकल किंग और लोकल चीफ होंगे वो क्या डिसाइड करेंगे कि हम ट्रिब्यूट पे नहीं करेंगे, क्योंकि राजा स्ट्रांग नहीं है तो हम ट्रिब्यूट पे नहीं करेंगे, वो भी अगेंस्ट हो जाएंगे। फिर कह रहा है ऑल्सो लार्जर एन एम्पायर, अगर कोई एम्पायर बहुत बड़ा है
तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है उसको एक साथ कंसोलिडेट करने में। जैसे कि अलेक्जेंडर ने एक्सपीरियंस किया, उसकी जो दूर दूर की टेरिटरीज थी, ठीक है, वो सबसे पहले अलेक्जेंडर के एम्पायर से अलग हुई, ठीक है। फिर फाइनली क्या होता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज बाय नेचुरल कैलेमिटीज़ कुड आल्सो शेक एन एम्पायर स्ट्रक्चर, कि जो इकोनॉमिक कैलेमिटीज़ जैसे कि ड्रॉट्स हो गए, फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, इनकी वजह से एम्पायर की इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एम्पायर जो टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है एम्पायर्स आर देयर फॉर समथिंग ऑफ पैराडॉक्स, कह रहा है कि एक जगह पर हम ये कह रहे हैं कि जो एम्पायर है वो क्या, वो पॉलिटिकल यूनिटी लेके आता है। जैसे कि मौर्यन एम्पायर में हमने देखा कि पूरा का पूरा एंटायर सब कॉन्टिनेंट उसके अंडर था, और एंड रिड्यूस और एलिमिनेट वारफेयर अमंग द स्मॉलर किंगडम्स, ठीक है। मतलब ये है कि एम्पायर जो है वो पॉलिटिकल यूनिटी लेके आता है, और जो छोटे छोटे किंगडम्स के अमंग वॉरफेयर होती हैं वो भी कम होती हैं, ठीक है। दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि इंडीड ए वेल मैनेज एम्पायर कुड लीड टू ए ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी देन स्मॉलर वेरिंग किंगडम्स, कह रहा है कि जो बड़ा एम्पायर होता है वो उसकी प्रॉस्पेरिटी अच्छी होती है, जबकि जो छोटे छोटे किंगडम्स आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉस्पेरिटी अच्छी नहीं होती है। फिर कह रहा है दूसरी तरफ कि एम्पायर जो है ये ऑलमोस्ट हैव बीन एस्टैब्लिश थ्रू वॉर, कि एम्पायर जो हैं बड़े बड़े वो वॉर के थ्रू है एस्टैब्लिश किए जाते हैं, कि एक छोटा किंगडम दूसरे किंगडम पर अटैक करेगा, उसको हरा कर उसकी टेरिटरीज अपने एंटर कर लेगा, फिर वो इसी तरीके से दूसरे किंगडम्स को हराएगा, उनकी टेरिटरीज को अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर लेगा, इसी तरीके से वो एक एम्पायर बन जाता है, ठीक है। एंड हैव मेंटेन्ड देयर एग्जिस्टेंस, अगर वो जिस तरीके से बने हैं तो वो उसी तरीके से फोर्स और रिप्रेशन से ही अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करता है। ये दो चीज़ें एम्पायर के बारे में बता रहा है। पहला क्या बता रहा है कि जो एम्पायर है वो पॉलिटिकल यूनिटी लाता है और वहाँ पर जो वॉर्स होती हैं वो कम रहती हैं, और दूसरी तरफ क्या रहा है कि जो एम्पायर होता है ये बने इस तरीके से हैं कि वॉर्स के थ्रू एम्पायर बने हैं, और थ्रू फोर्स और रिप्रेशन के थ्रू ही जो एम्पायर्स को मेंटेन किया जाता है। तो फिर कहता है दिस मेक्स देम फ्रेजाइल एट द कोर एंड अनस्टेबल ओवर टाइम, तो जो कोर होता है उसको ये फ्रेजाइल कर देता है एम्पायर के, और कुछ समय के बाद जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। फिर बिफोर वी मूव ऑन, ये पूरे चैप्टर की रिकैप्चुलेशन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एम्पायर क्या है, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। एम्पायर क्या होती है, लार्ज टेरिटरी होती है जो कि बड़े बड़े छोटे छोटे किंगडम्स और टेरिटरीज को मिलाकर बनती है। अब एम्पायर्स अपनी टेरिटरीज को, अपने किंगडम को एक्सपेंड करते हैं, क्यों भाई, उनको नाम कमाना है, कि लोग उनको याद रखें, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो फर्स्ट एम्पायर इंडिया जो एमर्ज हुआ था वो उसका कारण क्या था, उसका कारण था उसके बाद बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, उसके पास इरिगेशन के लिए पानी मौजूद था, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन जो थी बहुत ज़्यादा होती थी उस किंगडम में, और ट्रेड भी फ्लरिश हुआ करता था। उस एम्पायर का क्या नाम था, मगधा, ठीक है। उसके बाद है अलेक्जेंडर ने कंपेन किया, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट तक आया, उसने पोरस को हराया, लेकिन फिर वो उसकी आर्मी ने आगे बढ़ना रिफ्यूज़ कर दिया और वो वापस चले गए। उसके बाद उसके वापस जाने के बाद क्या हुआ, मौर्य अम्पायर इंडिया में खड़ा हो गया, ठीक है, जिसको खड़ा करने में किसका ज़्यादा महत्व था, कौटिल्य का, ठीक है। तो मौर्य अम्पायर ने क्वाइंस इशू किए थे, ठीक है, और इन्होंने अर्बन सेटलमेंट्स थी और इनकी जो सिटीज़ थी वहाँ पर साइनेज हुआ करती थी, वेल प्लान्ड सिटीज़ हुआ करती थी इनकी, ठीक है। उसके बाद मौर्य के बाद आता अशोका, जिसने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की, ठीक है, जो खुद को कहता था कि मैं एक काइंड और दूसरों की मदद करने वाला रूलर हूँ, और जो मैं फॉलो करता हूँ धर्मा का पाथ फॉलो करता हूँ बुद्धा का, ठीक है। तो ये था चैप्टर द राइज ऑफ द एम्पायर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन आंसर्स।